हेलो दोस्तों, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट। और अब हमारे सामने दुविधा यह है कि मुझे एक एक्यूट नथिंगनेस का एरिया बनाना है। दोस्तों, ब्रह्मांड के एक ऐसे कोने में चले जाते हैं जहां पर मुझे कोई भी पार्टिकल नहीं मिलेगा। ना कोई हेड्रोन है, ना कोई लेप्टॉन है, ना ग्लूऑन, म्यूऑन, बोसॉन, कुछ भी नहीं है। फोटोन तक वहां नहीं आ रहा। वहां पर जाकर मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि मेरे पास कोई भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और मैं उस सब एटॉमिक पार्टिकल पे एनर्जी लगा के उसको तोड़ना चाहता हूं। मैं उसमें से क्वार्क्स को निकालना चाहता हूं। जब मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा तो इट विल बी लाइक दिस कि मान लो अगर ये मेरा वो सब एटॉमिक पार्टिकल है और मैं इसको तोड़कर अलग करना चाहूंगा तो ये दो टुकड़ों में तो टूटेगा। इसके अलावा मुझे कुछ और एक्स्ट्रा भी पार्टिकल्स मिलेंगे। कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे और कुछ एंटी पार्टिकल्स मिलेंगे। फिजिक्स इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती है? और रिसेंटली एक रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो फिनोमेना है जहां पर हम पार्टिकल को तोड़ रहे हैं तो पार्टिकल आ रहे हैं, ये बिना पार्टिकल के भी किया जा सकता है। यानी जस्ट हाथों को यूं घुमाया और यहां पर दो पार्टिकल निकल के आ गए। अब एक्यूट नथिंगनेस के एरिया में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मान लो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पर मैंने सारे पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया। मैंने फील्ड्स को, क्वांटम फील्ड्स को भी बाहर रख दिया। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी निकाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड को भी निकाल दिया। मैंने ग्रेविटी तक को मना कर दिया कि एक बार इस चैम्बर में मत आओ। अब वहां पर मैंने दो प्लेट्स ली और उन दोनों प्लेट्स को, दो कंडक्टिंग प्लेट्स ली, बहुत पतली हल्की सी दो कंडक्टिंग प्लेट्स ली और उन प्लेट्स को उस पर्टिकुलर चैम्बर में मैंने लटका दिया। मैंने उनके थ्रू एक कंडक्टिंग वायर भी लगाया जिससे कि वो जो प्लेट्स हैं उनके ऊपर कोई चार्ज अगर बाई चांस भी रह गया हो तो वो वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाए। यानी इफेक्टिवली मैंने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि वहां पर ग्रेविटी के इंपैक्ट को भी इग्नोर कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंपैक्ट को भी इग्नोर कर रहा हूं और मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि उस चैम्बर के अंदर कोई भी पार्टिकल नहीं है। जब मैं ये सारा सेटअप करके आराम से बैठूंगा और एक चाय की घूंट आराम से पीऊंगा तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि धीरे धीरे वो जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास में जा रही हैं। क्या प्लेट्स चार्ज्ड हैं? नहीं। क्या इनमें पॉजिटिव नेगेटिव वाला कुछ फिनोमेना हो रहा है? नहीं। क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप का मैग्नेटिक अट्रैक्शन है? नहीं। तो फिर ये प्लेट्स पास में क्यों जा रही हैं? क्या कहीं से हवा आ रही है? नहीं। दोस्तों, ये जो प्रिडिक्शन थी ये कैसिमिर साहब ने करी थी और इसको 1996 में जब एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा था फिजिक्स की दुनिया के लिए। क्यों? क्योंकि जब कुछ भी नहीं है तो फिर उन प्लेट्स पे फोर्स कैसे लग रहा है, वो प्लेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर रही हैं? क्योंकि क्वांटम की दुनिया में फोर्स को कैरी करने के लिए पार्टिकल चाहिए। तो वहां पर पार्टिकल आया कैसे? उन प्लेट्स पे फोर्स लगा कैसे? क्या वो जो वैक्यूम की नथिंगनेस है वो कुछ पार्टिकल्स क्रिएट कर रही है? और अगर ऐसा है तो पार्टिकल्स आ कहां से रहे हैं? दोस्तों, जब इस ब्रह्मांड की संरचना की बात करी जाती है कि ब्रह्मांड बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग की जब बात करी जाती है तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बिग बैंग होने के लिए जो एनर्जी मिली वो आई कहां से? ये जो मासेस इतने सारे घूम रहे हैं, मैं हूं, तुम हो, कैमरा है, लाइट्स हैं, ये सब कुछ हैं, ये जो मासेस बने, अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का E=mc² वाला रिलेशन सच है तो इनके लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो क्या ब्रह्मांड में हम एनर्जी कहीं और से सप्लाई करते हैं? क्या कोई पैरेलल ब्रह्मांड है जहां से हम एनर्जी ले लेते हैं और बोलते हैं भाई हमें अभी मास जनरेट करना है, रुक जाओ? या कुछ ऐसा है कि इस ब्रह्मांड की टोटल एनर्जी ही जीरो है और जितना हम पॉजिटिव में जनरेट करते हैं उतना ही कहीं नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है? तो दोस्तों, फिजिक्स का ये मानना है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है इसकी टोटल एनर्जी जीरो है। और जीरो इस तरीके से है कि जितने भी मासेस हैं, जो भी ये बड़ा तुमको कॉस्मोस दिखता है, इसके अंदर जितने भी मासेस हैं उन सब की एनर्जी को अगर सम टोटल कर लिया जाए और जो 10 की पावर 80 पार्टिकल्स हैं उनको बनाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उन सबको सम टोटल कर लिया जाए और ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की एनर्जी है, उसका भी सम टोटल कर लिया जाए तो इफेक्टिवली दोनों को जब आमने सामने रखा जाएगा तो एक दूसरे को कैंसिल करके वो हमें देंगे दैट टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज जीरो। इसका मतलब यह है कि एनर्जी पॉजिटिव भी है और एनर्जी नेगेटिव भी है। जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं 9, 10, 11, 12 में तो नेगेटिव एनर्जी हम जब देखते हैं जब अट्रैक्शन हो, लेकिन क्वांटम में मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं? क्योंकि क्वांटम में नेगेटिव एनर्जी का मतलब यह है
कि वहां पर फिनोमेना जो हो रहा है वो मास को भी जनरेट करेगा। नेगेटिव एनर्जी से जो मास बनेगा वो मास भी तो नेगेटिव होगा, यानी वो ग्रेविटी से भी अपोजिट जाएगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव मास को ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है तो नेगेटिव मास को ग्रेविटी धक्का मारेगी। क्या ये वैसी सिचुएशन हो जाएगी जैसा कि व्हाइट होल के केस में होता है? जब वॉर्म होल की बात करी जाती है दोस्तों, तो वहां पर भी यही सवाल आ जाता है कि वॉर्म होल जो है वो खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाएगा। ER ब्रिज की जब बात करी जाए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब भी इसी एक दुविधा में थे कि अगर ये वॉर्म होल जैसी चीज कोलैप्स नहीं होती है तो सवाल ये आ जाएगा, तो क्या इसके अंदर ट्रेवल करेंगे तो फास्टर देन लाइट हो जाएंगे? तो दोस्तों वॉर्म होल को स्टेबलाइज अगर मुझे करना है और मैं उसको नेगेटिव एनर्जी देता हूं, ऐसा ही कुछ जिक्र मैंने किया था जब मैंने बात करी थी वॉर्म होल की, क्वांटम होलोग्राफिक वॉर्म होल की, जो लैब के अंदर जनरेट करा गया था यूजिंग क्वांटम कंप्यूटर्स। तो जब किसी वॉर्म होल को नेगेटिव एनर्जी दी जाती है तो उसका ग्रेविटेशनल कोलैप्स रोक देती है। जब मैं व्हाइट होल की बात करता हूं और उसके पास खूब सारी नेगेटिव एनर्जी है तो वो मास को दूर फेंकने लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मास ग्रेविटेशनल पुल नहीं, ग्रेविटेशनल रिपल्शन फील करेगा। जब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग साहब के हॉकिंग रेडिएशन की, तो वहां पर भी कुछ ऐसी बात होती है। वो कहते हैं कि ब्लैक होल के चारों तरफ क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू कुछ पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिटिव एनर्जी लेके, कुछ नेगेटिव मास के पार्टिकल नेगेटिव एनर्जी लेके जनरेट होंगे, और उनका जो जनरेशन होगा, तो अगर बाई चांस नेगेटिव मास वाला पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा तो वो ब्लैक होल की टोटल एनर्जी को कम कर देगा, और जो पॉजिटिव पार्टिकल हमें मिलेगा, अगर दोनों में क्वांटम एंटेंगलमेंट है तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो जो इंफॉर्मेशन है उसको हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना गया। हॉकिंग रेडिएशन जो है वो ये कहता है कि जो ब्लैक होल है वो 10 की पावर 66 साल यानी बहुत लंबे ड्यूरेशन के अंदर इवेपोरेट हो सकता है, यानी ब्लैक होल्स आर नॉट सो ब्लैक आफ्टर ऑल। लेकिन दोस्तों ब्लैक होल के लिए हॉकिंग रेडिएशन, कैसिमिर इफेक्ट, ये जो सारी चीजें मैं बातें कर रहा हूं जिनके बारे में, या टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स की जो बातें करी जा रही है, ये सारी चीजें प्रिडिक्शन कहां से आई? तो क्वांटम की ही एक थ्योरी है, हेजनबर्ग साहब ने दी थी, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उनने ये बोला कि कोई भी दो पैरामीटर अगर आप उठाते हो जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप उनका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। हम स्कूलिंग के टाइम पे पढ़ते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम को अगर हम एग्जैक्टली मेजर करना चाहें तो क्वांटम पार्टिकल्स के लिए इट इज इम्पॉसिबल। दोनों में कुछ ना कुछ एरर रहेंगे। अगर एक के एरर को आपने जीरो कर दिया तो दूसरे की अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। ऐसे ही एनर्जी और टाइम भी रिलेटेड है, यानी अगर एनर्जी के मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं है तो टाइम के मेजरमेंट में एरर होना जरूरी है, अनसर्टेनिटी होनी जरूरी है। लेकिन अगर दोनों को आपने एग्जैक्टली मेजर कर लिया तो आप फिजिक्स से उल्टे रास्ते जा रहे हो। उल्टे रास्ते का मतलब यह कि फिजिक्स अलाउ नहीं करती है, फिजिक्स बोलेगी आगे रास्ता बंद है, आपकी थ्योरी में और आपकी अप्रोच में कुछ गड़बड़ है, चेक करके आइए। तो दोस्तों हेजनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि देयर हैज टू बी सम क्वांटम फ्लक्चुएशंस, जो कि एक नथिंगनेस से भरे बॉक्स में फ्लक्चुएशंस के थ्रू कुछ पार्टिकल और कुछ एंटी पार्टिकल जनरेट कर देगा। लेकिन क्या ये इंसान करके देख पाए, या ये सब अभी तक बस ख्वाबी पुलाव है? भाई कैसिमिर इफेक्ट हमने देखा, लेकिन क्या हमने पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनते देखे? हमने लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में जब हाई एनर्जी पे पार्टिकल्स को टकराया तो खूब सारे पार्टिकल बनते देखे, लेकिन वहां तो हमने एनर्जी यूज करी थी टकराने वाले पार्टिकल्स की, तो एनर्जी जो थी वो हमने दी और एनर्जी देकर हमने पार्टिकल्स क्रिएट करे, क्योंकि वो एनर्जी जो थी वो उन हाई एनर्जी पे मूव करने वाले पार्टिकल्स को तो हमने प्रोवाइड करी ना। तो वहां पर भी हमने कुछ दिया, उससे कुछ बना। जब मैं बात करता हूं ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल के अंदर हॉकिंग रेडिएशन तो अभी तक तो डिटेक्ट हुआ नहीं है, क्योंकि इफ इट इज देयर स्टिल इट विल बी वेरी वेरी वीक टू डिटेक्ट। इट्स जस्ट लाइक कि कोई नेपट्यून पे खड़ा होके अपने फोन की टॉर्च जला के अर्थ पे पूछे रोशनी आ रही है क्या, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना दोस्तों, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। तो फिर ये सारी बातें क्या बस हवा में चल रही हैं? तो दोस्तों इन सभी बातों को, इन सभी डाउट्स को पूर्ण विराम लगाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर टेबल टॉप के ऊपर यानी रिसर्च लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। अब देखो, जब कोई चीज बहुत तगड़ी वाली करनी होती है तो उसके लिए जो चाहिए होता है सेटअप, वो भी कुछ हटके होना चाहिए। अब यहां पर ये जो सेटअप है, इस सेटअप के अंदर जो रिसर्चर हैं वो भी थोड़े हटके हैं, जो मटेरियल उन्होंने यूज करा वो भी थोड़ा हटके है।
और जो उनसे रिजल्ट मिला वो तो एकदम ही हटके है। उससे पहले मैं बात करता हूं स्विंगर लिमिट की। तो स्विंगर साहब ने जब प्रिडिक्शन दिया था अपनी क्वांटम फील्ड थ्योरी के थ्रू, तो उन्होंने बोला था कि अगर हमें बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मिल जाते हैं, बहुत हाई मतलब तकरीबन मान लो 10 की पावर 18 न्यूटन पर कूलम्ब का एक इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम्ब पर हवा कंडक्ट करने लग जाती है, उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। यहां पे बात हो रही है 10 की पावर 18 की। फिजिक्स थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट करता है कि 10 की पावर 40 न्यूटन पर कूलम्ब तक भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जा सकती है क्वांटम स्केल में, जहां पर हम प्लैंक लेंथ की बात करते हैं, प्लैंक टाइम की बात करते हैं। लेकिन अगर 10 की पावर 18 तक का भी मेरे पास 10 टू द पावर 18 न्यूटन पर कूलम्ब इतना भी अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से अपने आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जैसे पेयर्स जनरेट होने लग जाएंगे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। थोड़ा सेंस भी बनता है, क्यों? क्योंकि 10 की पावर 44 की स्ट्रेंथ का अगर मेरे पास फील्ड है, तो वैसा तो अभी तक ऑब्जर्व कभी हुआ नहीं, तो अगर वैसा कोई फील्ड है तो वो 10 की पावर 18 से तो बहुत ज्यादा है, यानी वो बहुत ही तेज रेट पे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल एंटी पार्टिकल जैसे पेयर्स जनरेट करेगा, पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास के पेयर्स जनरेट करेगा, और वो पॉजिटिव नेगेटिव मास के जो पेयर्स जनरेट होंगे वो एनर्जी ड्रॉ करके उस इलेक्ट्रिक फील्ड से उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी हो सकता है। मैग्नेटोस्टार्स, मैग्नेटार्स यानी वो वाले स्टार्स जो बड़े तेज घूम रहे हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, पल्सर्स हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं अपने मोशन के कारण, 10 की पावर 15 गॉस, जो कि हजारों गुना ज्यादा है अगर कंपेयर करा जाए तो धरती के इस कमजोर से मैग्नेटिक फील्ड से। तो इस सिचुएशन में भी हम मैग्नेटिक फील्ड से भी हम पार्टिकल एंटी पार्टिकल पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास के पेयर्स जनरेट कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात हो सकती है। लेकिन ये नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले चर्चा में आई कब? तो डिराक साहब ने जब क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर जो कुछ दुविधाएं थी, कुछ एनर्जी लेवल के ट्रांजिशंस थे, कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स जो उनको स्पेक्ट्रम में मिल रहे थे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी, जो स्क्रोडिंजर साहब भी नहीं कर पा रहे थे, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उन सबको एक्सप्लेन करने के लिए जब उन्होंने इक्वेशन लिखी, जो उनने एक बहुत ही शानदार मैथमेटिकल तरीके से रिप्रेजेंट करी, तो ही फाउंड आउट कि उनकी जो इक्वेशन है वो सारी कंडीशंस को एक्सप्लेन कर पा रही है। लेकिन उनकी इक्वेशन से एक और चीज प्रिडिक्ट हो रही है जिसको कहा गया था डिरैक सी, यानी डिरैक का समुद्र, क्योंकि उस डिरैक सी में सब कुछ नेगेटिव एनर्जी का था। तो अगर उनकी पॉजिटिव पार्ट की सारी प्रिडिक्शन सही है तो क्वांटम कहता है कि नेगेटिव एनर्जी होनी भी जरूरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी होंगी, तभी तो टोटल मिला के इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जीरो कर पाएगी। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसको जब लैब में एक्सपेरिमेंट करा गया तो जो हमारे रिसर्चर साहब थे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के, वो बड़े फेमस थे। पहले उनकी थोड़ी सी कहानी बताता हूं। तो उनको एक प्राइज मिला था इस चीज के लिए कि उनने एक मेंढक को हवा में लटका दिया था, उनने एक मेंढक को मैग्नेटिकली लेविटेट कर दिया था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स यूज करके। इस चीज के लिए जब उनको अवार्ड मिला तो वो अवार्ड कुछ ऐसा था जो कि वाव वाले फैक्टर पे नहीं, लेकिन हा वाले फैक्टर पे दिया जाता है। यानी वो अवार्ड उनकी साइंटिफिक एक्यूमन को या साइंटिफिक अचीवमेंट को नहीं दिखा रहा था, रेदर वो ये बता रहा था कि हाँ भाई आपने जो काम किया ना, इससे लोगों का एंटरटेनमेंट अच्छा हुआ, ये आपका रिसर्च जो है ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील टाइप का है। तो उनके साथियों ने बोला अरे इस अवार्ड के लिए मना कर दो आप, नहीं तो क्या ना बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने बोला नहीं, मैं साइंस को इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट करता हूं, मैं इस अवार्ड को जरूर लूंगा। अब हुआ ये कि वही रिसर्चर जो हैं उनने जब अपने पीएचडी स्कॉलर को बोला कि एक बार जाओ यार, जरा जाकर तुम ग्रेफाइट की एक पतली सी लेयर काट के लाओ, और उनने ग्रेफाइट का एक टुकड़ा अपने रिसर्चर को दे दिया जो उनका पीएचडी स्कॉलर था। और पीएचडी स्कॉलर ने कोशिश करी कि भाई पतली लेयर निकले निकले निकले, एंड इवेंचुअली व्हाट ही डिड कि वो इतना बड़ा जो पीस था ग्रेफाइट का, उसको करते करते छोटा करते 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 इतना सा बच गया। बुला के अपने गाइड को दिखाता है, बोलता है देखिए सर अब ये बचा है। बोले यार ये क्या कर दिया तुमने, तो पूरे पहाड़ को तोड़कर एक ग्रेन बना दिया, एक छोटा दाना बना दिया। अच्छा कहाँ कर रहे थे सारा काम? और ऐसा कह के वो लैब में चले जाते हैं। जब वो लैब में जाके देखते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी डस्टबिन भरी हुई है जहाँ पर टेप लगी हुई है जिसके ऊपर कुछ चिपका। बोले ये क्या चीज़ है? बोले सर ग्रेफाइट को मैंने ऐसे टेप से चिपका चिपका के उतारा था। बोले अच्छा टेप लेके आओ। अब जब वो टेप मंगाई गई तो रिसर्चर ने सोचा यार ये कैसा पागल इंसान है, वेस्ट चीज़ को क्यों मंगा रहा है। लेकिन दोस्तों क्या ना, वैज्ञानिक हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग खिसका ही हुआ होगा ना। तो उन्होंने उस टेप से ग्रेफाइट को निकालने की कोशिश करी, एंड देयर वाज दैट मोमेंट।
वो पर्टिकुलर मोमेंट आया जहां पर यूरेका बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि उनने उस पर्टिकुलर लेयर से एक 2 डायमेंशनल कार्बन की लेयर को निकाला, जिसमें एक सिंगल लेयर है, कार्बन के एटम्स हैं, हेक्सागोनल शेप में अरेंज्ड हैं, प्रॉपर्टीज कुछ ऐसी है कि कंडक्टिविटी, चाहे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो चाहे हीट कंडक्टिविटी हो, सुपर्ब है, उसके बराबर कोई नहीं है इस वक्त। सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो सिलिकॉन से बढ़िया है, करंट फ्लो की बात करें तो शानदार है, मोबिलिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन्स की तो बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत अच्छी है, इलास्टिसिटी की बात करें तो भी बहुत अच्छी है, यानी हर चीज परफेक्ट है। और वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, यानी एक ऐसी लेयर है जिसमें कार्बन जमे हुए हैं, सिंगल लेयर में एक एटम थिक लेयर है जिसके अंदर हेक्सागोनल रिंग्स में कार्बन जमे हुए हैं, और वो जो कार्बन्स का अरेंजमेंट है उसका नाम है ग्रेफीन। ग्रेफीन वो जादुई एक मटेरियल निकाल के ले आए वो, जिसके लिए उनको 2010 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब वो जो ग्रेफीन है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया जाए तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई दोस्तों, लैब के अंदर रिसर्च चल रही थी और ग्रेफीन के थ्रू हाई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करा गया, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसने जैसे ही ग्रेफीन के अंदर अपना जादू दिखाया तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी करंट की, करंट उससे ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा था। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मूव कर सकते हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ मूव करें तो जो करंट मिलना चाहिए, लेकिन जो करंट मेजर हो रहा था वो उससे काफी ज्यादा था। ये कुछ ऐसा था कि 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, 10 इलेक्ट्रॉन अगर एक सेकंड में मूव करे तो मैंने जब आई की वैल्यू निकाली Q/T करके, तो मुझे जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं, रेदर 20-30 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए वैसी मिल रही है। अब इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए जो रिसर्चर्स थे उन्होंने काफी जब अपना दिमाग खुजलाया तो दे फाउंड आउट कि भाई यहां पर तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से स्विंगर लिमिट के चलते इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो रहे हैं आउट ऑफ नथिंग। यानी लैब के अंदर उनने वो कर दिखाया जो ब्लैक होल की पेरिफेरी पे होता है, वो कर दिखाया जो दो प्लेट्स जब वैक्यूम में रखी जाती हैं वो जब एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट होती हैं, वो कर दिखाया जो ये बोलता है कि हाँ इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जीरो हो सकती है, क्योंकि जो पॉजिटिव मास है वो पॉजिटिव एनर्जी से अगर निकला है तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव मास को भी दिखा सकती है। लेकिन क्या दोस्तों अगर ये बात सच है तो क्या कहीं ना कहीं दूर कोई व्हाइट होल है जो इंतजार कर रहा है एक बार फिर से अपना सर उठा के हमारे को दिखने का, या जो वॉर्म होल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि नेगेटिव एनर्जी उनको स्टेबलाइज करती है, बस वो हमारी इस वक्त पहुंच से और हमारी रीच से दूर है। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा दोस्तों इन सारी बातों के बारे में, लेकिन हमने नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी को ढूंढ निकाला। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।